हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं सागर आप सभी का आपके परिवार मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने ह्यूमन्स ब्लड्स यानी मानव रक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंस जानकारी लेके आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है किसी भी एकेडमिक, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए भी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले ये जानना चाहिए ह्यूमन्स ब्लड्स क्या होता है। तो ब्लड क्या होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड हमारे शरीर के कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में सभी पार्ट से ये जुड़े होते हैं, इसलिए हम लोग इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि टिश्यू क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहिए हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले छोटे छोटे सूक्ष्म कंसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं सेल। अब सेल को ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। अभी बहुत सारे टिश्यू मिलकर हमारे बॉडी में बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि हमारे बॉडी का प्रत्येक पार्ट जो होता है सिस्टम की तरह कार्य करता है। अभी सिस्टम के ऑर्गन सिस्टम के बाद मिलकर बना है बॉडी। तो उसी बीच में हमारा बॉडी का जो पार्ट्स आते हैं नहीं ब्लड, तो ब्लड कई प्रकार के सेलों से मिलकर बना है, इसी सेल को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो ब्लड एक कैसा टिश्यू है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग इसे कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ बोन यानी हड्डी भी हमारे शरीर के एक कनेक्टिव टिश्यू है। यानी बोन हो गया, फिर ब्लड्स हो गए, ये दोनों आपका कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं इसके बारे में कुछ नॉलेज के बारे में। देखिए ह्यूमन्स ब्लड, रक्त इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त एक तरल पदार्थ संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो रक्त एक तरल पदार्थ संयोजी उत्तक है। अब जैसे तरल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लिक्विड अवस्था में होती है। आप लोगों को मैं ये बता देना चाहिए जानकारी के लिए, रक्त में 55% भाग प्लाज्मा पाए जाते हैं, जो कि लिक्विड अवस्था में रहती है, इसलिए इसे हम लोग तरल पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। तो ये इंपॉर्टेंस होने वाली है, यानी मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है कुल वजन का लगभग 7% होती है। इसका जो पीएच मान होती है 7.4 होती है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है 7.4 होती है और यह क्षारीय होती है। तो यह इंपॉर्टेंस होने वाली है। अब देखिए, मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इसकी को माइंड में रखिएगा। अब देखिए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है। अब देखिए एक चीज़ मैं ये बताता हूँ, जो पुरुष के जो शरीर में होती है वह 14 ग्राम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, अब महिलाओं लोग में होते 13 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, यानी कि देखिए ब्लड्स के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं और इसे सेरोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो ब्लड्स का जो स्पेशली जो डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, और जो रक्त का जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कनिकाएं। तो प्लाज्मा जो होता है ये 55% होते हैं। ठीक है, और रक्त कनिकाएं जो होते हैं 45% होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा के बारे में बताने आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली। प्लाज्मा, दिस इज द लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड। 60% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, इट्स 90% पार्ट्स ऑफ वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट एंड 0.1% इज ग्लूकोज ETC। यानी यह रक्त का तरल भाग है, यह रक्त का एक तरल भाग है जिसमें 60% प्लाज्मा होती है, 90% भाग जल होती है, 7% प्रोटीन होती है, 0.9% लवण होती है और 0.1% ग्लूकोज इत्यादि होती है। तो इसमें जो प्रोटीन होता है दोस्तों उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अगर प्लाज्मा में से थ्रोम्बोसाइट्स को माइनस करते हैं तो उसमें बचता है सीरम। और ये सीरम वो होता है जब हम लोग ब्लड्स को चेकअप कराते हैं, जो गंदगी के रूप में पीला पीलापन जो निकलता है ब्लड्स में ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीरम। क्लियर, चलिए देखिए लिखा भी होगा, जब फ्राइबोजोन्स और प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए प्लाज्मा के कार्य यानी द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के माध्यम से शरीर में पचा भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ आदि परिवहित होते हैं। यानी कि देखिए प्लाज्मा का सबसे बड़ा कार्य ये होता है, हमारे शरीर में जितना पचा हुआ भोजन होता है या हार्मोन होता है या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके साथ साथ देखिए हमारे शरीर का जो तापमान होता है, यानी तापमान को भी कंट्रोल यही कराते हैं, क्योंकि हमारे जानते हैं शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में होता है। तो इसको जो कंट्रोल करता है ये आपका करता है प्लाज्मा ही करता है। फिर शरीर में जो O2 और CO2 का जो परिवहन जो होता है सब ब्लड से ही करता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं हमारे बॉडी में देखिए 120/80 का ये
HmHg का ये रफ्तार होता है, यानी 120 के रफ्तार से आपका बॉडी में ब्लड जाता है और 80 की रफ्तार से बाहर ये वापस आता है, सर्कुलेट करते रहता है। अब देखिए ब्लड कर्पलस यानी रक्त कणिकाएँ। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे इसे कर्पलस ही क्यों कहते हैं, सेल क्यों नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि देखिए इसका एक पार्ट होता है आरबीसी, आरबीसी में सेल नहीं पाया जाता है, आरबीसी में सेल या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के कारण से हम लोग सेल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसे कॉर्पलस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शेष रक्त का 40% हिस्सा रक्त कणिकाएँ होती है। रक्त कणिकाएँ कहने का अर्थ ये हो गया दोस्तों, मान लीजिए अगर हम लोग चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं तो देखिए उसमें दूध और पानी डालते हैं तो आपका प्लाज्मा पार्ट्स हो गया, लेकिन अगर चपत्ती और चीनी मिलाते हैं ना तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कणिकाएँ बोल सकते हैं, यानी कॉर्पलस कह सकते हैं। इसी प्रकार ब्लड्स भी जो होता है ना प्लाज्मा और कॉर्पलस से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसे 3 भागों में बांटा गया, इसे 3 भागों में बांटा गया। एक होता है आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ, WBC श्वेत रक्त कणिकाएँ, और अगला होता है ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो ये तीनों ध्यान में रखिएगा। तो मैं चलिए ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। पहला लाल रक्त कणिकाएँ का, सबसे पहले इसे हम लोग इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो आकार होता है ना अवतल आकार होता है, यानी उभावतल जैसी होती है। ये एक स्तनपायी की लाल रक्त कणिकाएँ उभावतल होती है, उभावतल होती है यानी अवतल और उत्तल दोनों के समान होती है। ठीक है, और स्तनपायी का अर्थ वो होता है जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात जो दूध स्तन का जिसमें निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्तनपायी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी जो आकृति होती है, आकृति इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो याद रखिएगा 0.0007 mm में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें केंद्रक नहीं होता, अपवाद इसमें होता है ऊँट और लामा, याद रखिए अपवाद इसमें ऊँट और लामा। इसमें केंद्रक नहीं होने की वजह से हम लोग सेल नहीं कहते, अर्थात कॉर्पलस कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें जब केंद्रक नहीं होते हैं तो इसमें लाइसोसोम भी नहीं होती है, अर्थात हम लोग किसी का अगर बॉडी का अगर DNA भी अगर चेक करनी हो ना तो हम लोग RBC से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का कंसेप्ट ये पता है किसी का बॉडी का अगर हम लोग DNA चेक करनी हो तो उसमें केंद्रक होने ज़रूरी होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही हमारा पाया जाता है DNA, अर्थात हम लोग RBC के तहत हम लोग किसी का DNA चेक नहीं कर सकते। इससे हम लोग ये जानकारी पता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में बनता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं अस्थि मज्जा क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए इस टाइप से बोन ये होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। देखिए मान लीजिए हड्डी है, ये क्या दोस्तों हड्डी है ये, तो देखिए हड्डी के बीच में जो पार्ट्स होता है, यानी जो हम पार्ट्स यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा होगा, देखिए मान लीजिए हड्डी है तो इसके बीच में जो पार्ट्स होता है, तो इसी के जो पार्ट्स में जो होता है ना, यानी इसी के बीच में जो पार्ट्स है उसे हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, यानी रक्त के यानी हड्डी के जो मिडिल पार्ट्स होते हैं ना, रक्त के अंदर जो खाली हड्डी के अंदर जो खाली स्थान होते हैं उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, एक होता है पीला अस्थि मज्जा, एक होता है पीला अस्थि मज्जा। तो RBC का निर्माण जो होता है ना लाल अस्थि मज्जा में होता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हूँ मैं लेकिन बता देता हूँ। RBC का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, और WBC और प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है ना वो पीला अस्थि मज्जी में निर्माण होता है। अब ये अस्थि मज्जा जो होता है ना वो हड्डियों के बीच खाली स्थान को बोलते हैं, और ये अस्थि मज्जा यानी जो खून का जो निर्माण होता है ना, यानी सभी हड्डियों के बीच खाली स्थान में नहीं निर्माण होता है, ये बड़े बड़े हड्डियों में निर्माण होता है, जैसे जांघ की हड्डी अर्थात जैसे फीमर की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, अर्थात जो हड्डी बड़ी बड़ी उसी में आपका खून का निर्माण होती है। ठीक है, और यही हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का कार्य करती है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था कहने का अर्थ होगा अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान, अर्थात कोई अगर मदर प्रेग्नेंट में है ना तो उसका अंदर जो बच्चा है ना वो बच्चे का जो RBC का निर्माण होता होगा यकृत में होगा, यानी लीवर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा लीवर में ही होगा। जब तक वह पेट के अंदर है तो यानी कि जब तक भ्रूण अवस्था में है तो आपका लीवर में उसका निर्माण होगा, जैसे वो बाहर आ गया तो उसका निर्माण होने लगा अस्थि मज्जा में। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब देखिए इसका जीवन काल की अवधि होता है 120 दिन, अर्थात प्रत्येक 120 दिन के अंतर्गत यह नया निर्माण होता है, यानी कि 120 दिन का ये पुराना जाते हैं और नया 120 दिन में आते हैं ये। ठीक है, और कहाँ पे निर्माण होता है इसमें नहीं बताया, प्लीहा में निर्माण होता है। अब प्लीहा क्या होता है इससे पहले मैं चैप्टर में आप लोगों को बताया था। ठीक है, प्लीहा बारे में मैं बताया था, स्प्लीन जिसे कहते हैं, यानी ये लीवर के बगल में होता है, यानी इस टाइप से होता है। आप लोगों को बताए थे, हम देखे होंगे चित्र में ना, तो मैंने बताने का प्रयास किया था। इसका विनाश यकृत और प्लीहा में होता है, यानी इसका जो
डिस्ट्रक्शन जो होता है ना वो लीवर और प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, लीवर को अर्थात प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। जिसमें लौह युक्त रक्त कण यौगिक पाया जाता है। देखिए इसमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें लौह युक्त रक्त कण यौगिक पाया जाता है, इसका रक्त कलन लाल होता है। अब देखिए मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। हीमोग्लोबिन का जो अपना रंग होता है वह बैगनी होता है। अगर कोई आपसे पूछता है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है बैगनी, लेकिन हीमोग्लोबिन के ऊपर में आरबीसी पाया जाता है, और यही आरबीसी की वजह से हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, अर्थात खून का रंग लाल होता है। अगर आपसे स्पेशल अगर कोई पूछता है कि हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं इसका रंग बैगनी होता है, पर इसमें एक ऊपरी साइड्स में एक आरबीसी पाया जाता है, तो आरबीसी के पाए जाने की वजह से ही इसका रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। क्लियर। अगर हमारा बॉडी के खून का रंग भी लाल होता ना, तो आरबीसी, और आरबीसी किस में पाए थे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो अपना रंग होता है बैगनी, लेकिन आरबीसी इसको लाल रंग कर देता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम अर्थात एक प्रकार रंजक होता है जिसका रंग लाल होता है, और ग्लोबिन एक प्रकार प्रोटीन है जो हमारे शरीर में O2 और CO2 का परिवहन करता है। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक रक्त रंजक होते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ में एक धातु पाया, ऐसे बोलते हैं लोहा, तो इसमें Fe तो पाया था, लेकिन Fe2+ आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये कंपटीशन में हमेशा आते हैं। तो जो लोहा जो पाया जाता है ना रक्त में, वो Fe2+ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा, ग्लोबिन एक प्रोटीन युक्त यौगिक है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजन करने में अत्यंत सक्षम होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया की बीमारी होती है। अर्थात अगर देखिए हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में नहीं, अर्थात अगर आपके बॉडी में आरबीसी नहीं है, तो आपका बॉडी जो है ना एकदम लगेगा कि एकदम सुस्ती टाइप का लगेगा। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अर्थात आपको लग रहा कि कहीं भी एकदम शरीर में चल नहीं पा रहे हैं, अगर आपको एकदम हमेशा सुस्तीपन का अगर आपको लग रहा ना, तो आपके शरीर में आरबीसी की कमी है। तो आरबीसी की कमी है, तो अर्थात आप हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, वो आपको हीमोग्लोबिन अर्थात लोहा की मात्रा देगा, जिससे आप अपने बॉडी को यानी सुस्ती को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपके बॉडी में ज़्यादा सुस्तीपन है, तो समझ जाइए आपके बॉडी में आरबीसी की कमी है, तो आप तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए हीमोग्लोबिन के अधिक प्रवाह के कारण पॉलीसिथेमिया नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से होता है रक्त अल्पता यानी एनीमिया, और ज़्यादातर अगर हो गया तो पॉलीसिथेमिया होती है। पॉलीसिथेमिया में क्या होता है दोस्तों, जो मान लीजिए पैर है ये, तो पैर में जैसे जो ये अंगूठा या फिर जो है ना, उसमें जो धब्बा धब्बा ऐसा ब्लैक ब्लैक कलर हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिए पॉलीसिथेमिया नामक बीमारी होता है। और एनीमिया में क्या होता है ना, खून की पूरा कमी होने लगती है, तो ये होती है। अब देखिए सोते वक्त आरबीसी की मात्रा में 5% की कमी होती है, और 4200 मीटर की ऊंचाई पर लोगों में 30% आरबीसी की वृद्धि होती है। अर्थात इसमें एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ती है, और सोते हैं तो आरबीसी की मात्रा घटती है। ठीक है, तो ये होती है। अब देखिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा आरबीसी का जो कार्य क्या होता है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो आरबीसी का तो मैंने इससे पहले पूरा बता दिया था, O2 CO2 का परिवहन करना, ताप को संचय करना, तो ये होती है। अब मैं इसके पीडीएफ में प्रोवाइड किया हूँ। देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। आप लोग कभी माइंड में मत ये रखिएगा कि फेफड़ा का काम होता है ये सब चीज़ करना। फेफड़ा आप लोगों के प्यूरिफिकेशन करता है ब्लड्स का। बाकी अगर आरबीसी रहता ना, तो आरबीसी का क्या करता है, सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। इसका कंसेप्ट मेनली ये होता है। ठीक है, और ये लंग्स से लाता है। ठीक है, अगर हार्ट से पूरे शरीर में अगर ब्लड्स को पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है धमनी, और शरीर से पूरे अगर हार्ट तक पहुंचा तो उसे कहते हैं सीरा। चलिए अब देखिए आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो ये था आपका आरबीसी। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए आरबीसी जो हम लोग का बॉडी में होता है ना, वो 600 रेशियो में होता है, और डब्ल्यूबीसी जो होता है, देखिए मैं इसका रेशियो मैं पूरे अगले वीडियो में बता दूंगा। ऐसे ये रेशियो होता है 600 रेशियो 1 रेशियो 40 के रूप में होता है, मैं इसके बारे में बता दूंगा मात्रा के साथ। ठीक है, अब आते हैं WBC।
अर्थात इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अर्थात आप लोग देखते हो कैंसर की बीमारी अगर भी होता है उससे बोलते हैं ल्यूकोमेनिया, तो ल्यूकोसाइट इसी शब्द से मिलकर बना हुआ है। अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, WBC। इसे हम लोग सेल भी कह सकते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल में अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं में सेल पाए यानी अर्थात केंद्रक इसमें पाई जाती है, और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते। उसमें दो अपवाद था, ऊट और लामा। ठीक है, तो अर्थात इसमें सेल यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाई जाती है। अर्थात आप लोग इसके माध्यम से आप लोग डीएनए चेक कर सकते हैं, अर्थात थूक वगैरह से जो चेक होता है तो आप लोग इसके माध्यम से करा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले श्वेत रक्त कणिका होता क्या ये बताता हूँ। देखिए इसकी आकृति अमीबा के समान होती है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं होता, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं अनिश्चित आकार। इसे हम लोग अनिश्चित आकार भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में होती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि अस्थि मज्जा में तो होता है, लेकिन कौन सा अस्थि मज्जा में होता है। तो मैं इससे पहले वीडियो में बताया था, इसमें जो अस्थि मज्जा होता है ना, यह पीले अस्थि मज्जा में होता है। अर्थात देखिए ये हड्डी है, ये हड्डी के जो बीटिल पार्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो जो पीला अस्थि मज्जा होता है ना, उसी में आपका WBC का निर्माण होता है, और लाल अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके जीवन काल अवधि 3 से 4 दिनों तक होती है। ठीक है, श्वेत कणिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है। अब RBC WBC का जो अनुपात होता है, देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 600:1 होता है, यानी कि 600:1। ये हो गया RBC, ये हो गया WBC। अगर प्लेटलेट्स की बात किया जाए ना तो उसमें 40 रेशियो होता है। तो ये प्लेटलेट्स हो गया। अगर आप लोग को तीनों को बोला जाए, अगर आप लोग से यहाँ पे एग्जाम में तीनों पूछता है, RBC WBC और प्लेटलेट्स, तो देखिए RBC का आप लोग 600 कर सकते हैं, WBC का 1 कर सकते हैं, प्लेटलेट्स का 40 कर सकते हैं। ये आपको लोग का होता है रेशियो होता है, तो इम्पोर्टेंट से ये बनता है एग्जाम में। ठीक है, RBC का खोज ल्यूएन हॉक ने किया था, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं WBC का कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना, इसलिए WBC को शरीर का पुलिसमैन भी कहते हैं। अर्थात ये जो होते हैं ना हमारे शरीर में प्रोटेक्शन का कार्य करती है, पुलिसमैन का कार्य करती है, ये हमें रोगों से बचाती है। और RBC क्या करता है, रक्त को लाल करता था। ठीक है, और O2 और CO2 का परिवहन करवाता था, और ये हमें रोगों से बचाती है। अर्थात अगर आपके शरीर में अगर बार बार बीमार हुए तो आपको अपने शरीर का WBC चेकअप करवाना पड़ेगा। और WBC भी 5-6 प्रकार से मिलकर बना होता है। एक होता है एंटीबॉडी होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होता है लिमोफोबिया होते हैं, तो एक होता है बायोफिल होते हैं। तो इस टाइप से होते हैं, तो उतना हमें माइंड नहीं करना। इसमें मेन होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी वो होता है अगर आपके सही में कुछ मान लीजिए कि तबीयत खराब है या कुछ हो रहा, तो आपके बॉडी में कुछ हो रहा तो एंटीबॉडी को सबसे पहले पता चलता है। एंटीबॉडी क्या करता है, वो लिम्फोसाइट्स को खबर देता है, लिम्फोसाइट्स से मार देता है। और मोनोसाइट्स क्या करता है ना, वो उस आकृति में बड़ा कर देते हैं। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। तो ये होता है। अब देखिए इसमें आता है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, या इसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये देखिए केवल मानव और स्तनधारियों में के रक्त में पाया जाता है, केवल मानव और स्तनधारियों के रक्त में यह थ्रोम्बोसाइट्स पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, लेकिन पीले अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन तक होता है, और ये जो होता है ना इसका 40% में होता है, मैं बता दिया था। इसकी मृत्यु भी प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्के बनाने में मदद करना। ठीक है, रक्त का अगर थक्का बना तो आपका मदद करा प्लेटलेट्स। ठीक है, विटामिन K का मौजूद होता है इसमें। अब देखिए द फंक्शन ऑफ ब्लड्स, यानी रक्त के कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना एवं रोगों से शरीर का रक्षा करना। और शरीर से रक्षा करने का कार्य आपका कौन करता है, WBC। और तापमान को नियंत्रित कौन करता है, WBC। रक्त का थक्का बना ये कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो इसी के साथ मैंने आप लोग के आज के जो मैंने लाया इसमें ब्लड्स बताने का पूरा प्रयास किया। और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कैसे कोई ब्लड्स किसी को कोई दे सकता है, किस अवस्था में दे सकता है, ब्लड O+ क्या होता है, O- क्या होता है, ये मैं पूरे बताऊंगा। कैसे आप किसी भी मेडिकल या फिर केमिस्ट में आप जाके अपने ब्लड्स को पता कर सकते हैं, तो ये मैं सब अगले वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। तो यहाँ तक था वीडियो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग बताइए। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे भोजन का परिवहन एवं हार्मोन आदि का संवहन भी यही करता है, यानी ब्लड्स करता है। शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी मदद करता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर अपना कमेंट
कीजिएगा। इस ब्लड्स मैंने बताने का प्रयास किया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे ऑपरेशन के साथ बताऊँगा कि कैसे कोई व्यक्ति किसी को ब्लड्स देगा, सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, क्यों ओ माइनस सर्वदाता होते हैं और ए बी प्लस सर्वग्राही होते हैं, इसके बारे में पूरा आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। इम्पॉर्टेंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।